हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं और जो मैंने प्लेलिस्ट के अनुसार टॉपिक बनाया था उसी तरह हम आगे बढ़ते चल रहे हैं। और यहाँ पे जो अब हमारा आज का डिस्कशन है वो है कि सिटीजनशिप के बारे में। तो सिटीजनशिप के बारे में बता दूं, ये जो टॉपिक है इसमें लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है और बहुत कम ही लोग हैं जिनको इस टॉपिक के बारे में काफी अच्छे से नॉलेज होता है और काफी क्लियरिफिकेशन होता है। इनको बहुत कम ही स्टूडेंट होते हैं और बाकी लोगों को भी, जनरल लोगों को जानना जरूरी होता है सिटीजनशिप के बारे में। और जो अभी नया अमेंडमेंट भी हुआ था तो उसमें देखें आप, काफी विरोध प्रदर्शन हुआ पूरे देश में, सभी जगह पे धरना प्रदर्शन सब कुछ हुआ। तो उस मुद्दे को भी हम इसमें देखेंगे कि आखिर में क्या मुद्दा था कि इतना धरना प्रदर्शन हुआ। तो पहले हम जब नागरिकता का फंडामेंटल जान लेंगे तो वो जो सीए अमेंडमेंट हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो उसको जानने में भी हमें काफी आसानी होगी। और बिल्कुल देखिएगा आप कैसे इजी वे में समझ जाएंगे जब हम फंडामेंटल सारे इसको जान लेंगे और सारे अनुच्छेद को, कैसे कैसे नागरिकता मिल सकती है, कैसे जा सकती है, तो वो टॉपिक हम इजी वे में समझ लेंगे। और देखते हैं नागरिकता के बारे में। ये नागरिकता जो है सिटीजनशिप, ये भाग 2 में है और आर्टिकल 5 से 11 में दिया गया है इसको। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें कि आखिर में नागरिक कौन होते हैं और जो विदेशी हैं वो कैसे होते हैं। क्योंकि अब नागरिकता 2 ही हो सकती है, या तो हमारे देश का कोई नागरिक हो या फिर हमारे देश का कोई नागरिक ना हो। तो नागरिक वही नहीं है जो विदेशी है और नागरिक वो है जो हमारे देश का है। पहली बात इसमें कि जो नागरिक है उसे सिविल और राजनीतिक अधिकार होता है किसी देश का। ये आप जान लीजिए कि जो नागरिक होगा उसको सभी सिविल जो अधिकार होते हैं और राजनीतिक अधिकार, जैसे वोट देना, इलेक्शन लड़ना, तो ये सब सारे अधिकार उसको होते हैं। और जो विदेशी होते हैं उसमें कैटेगरी बटी होती है, वो हम देख लेते हैं। जो विदेशी है तो विदेशी को सभी अधिकार नहीं होते हैं, मतलब कुछ ही अधिकार होते हैं विदेशी को, जो कि हमारे देश के नागरिक हैं उनको ज्यादा अधिकार होते हैं, विदेशियों को कम होते हैं। तो विदेशी में भी 2 होते हैं। एक तो होते हैं कि विदेशी मित्र, जिससे हमारे सकारात्मक संबंध हो, जैसे कि जापान हो गया, रूस हो गए, तो इन लोगों से हमारे काफी सकारात्मक संबंध हैं, तो इन्हें विदेशी मित्र कहा जाता है। और दूसरे होते हैं विदेशी शत्रु। एज सच कोई तो अभी विदेशी शत्रु नहीं है, लेकिन माना जाता है कि जिससे युद्ध चल रहा है वो विदेशी शत्रु होते हैं, तो उन्हें आर्टिकल 22 नहीं मिलती है। तो आर्टिकल 22 आप जानते होंगे कि जो कोई पुलिस अरेस्ट करती है तो उन्हें कुछ प्रोटेक्शन दिया जाता है आर्टिकल 22 में, तो वो उन्हें नहीं मिल सकती है। अब हम चलते हैं नागरिकता के महत्व को देखेंगे पहले हम, कि आखिर में नागरिक होने का महत्व क्या है, कि नागरिकता का इतना बात किया जाता है और नागरिकता पाने के लिए किसी भी देश का कोई मतलब इच्छुक होता है इतना। तो हमारे देश के नागरिकों को जो कुछ अधिकार हैं और इससे उन्हें क्या बेनिफिट है ये हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 बस हमारे देश के ही नागरिकों को मिलेंगे, विदेशियों को नहीं मिलेंगे। ये पहला बात आप समझ लीजिए। जो फंडामेंटल राइट में है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसमें का ये जो अनुच्छेद है वो ये बस हमारे नागरिकों को ही मिलेंगे। तो 15 में जैसे है कि मतलब हमारे देश के नागरिकों से भेदभाव नहीं किया जा सकता सेक्स, कास्ट, रिलीजन को लेकर के। और फिर वही होता है, अब 16 में दिया है कि जैसे उसमें भी है सेक्स, कास्ट, रिलीजन वगैरह ये सब लेके, मतलब जो सरकारी नौकरी है उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये बस हमारे देश के नागरिक ही पा सकते हैं। और जो अनुच्छेद 19 है जिसमें 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है, वो बस हमारे देश के नागरिकों को ही मिली। तो ये जब हम फंडामेंटल राइट देखेंगे तो वो आपको काफी से ये सब जो आर्टिकल है वो क्लियर होंगे। और जो आर्टिकल 29 है, भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने के लिए जो अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है, वो बस हमारे देश के नागरिकों को ही मिलेगा, विदेशियों को नहीं मिलेगा। और जो आर्टिकल 30 है, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्था की स्थापना करने का जो अधिकार है, मतलब अपने अनुसार वो अपना शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, तो ये बस हमारे नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो ये जो आर्टिकल थे ये बस हमारे नागरिकों को प्राप्त है। अब हम देख लेते हैं आगे क्या क्या अधिकार प्राप्त है, मतलब नागरिक होने पे क्या क्या हमें मिलता है। चुनाव लड़ने का अधिकार और मतदान करने का अधिकार बस नागरिकों को ही प्राप्त होता है। विधानसभा, संसद और विधानमंडल का जो वोटिंग कर सकते हैं आप, या फिर चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो जो नागरिक होगा उसी को मिलेगा। और तीसरा है सार्वजनिक पद, मतलब जो भी पद इंपॉर्टेंट है वो बस भारत के नागरिक ही प्राप्त कर सकते हैं और कोई नहीं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश,
हाईकोर्ट न्यायाधीश, राज्यपाल, तो ये सब पद जो नागरिक होगा उसी को मिलेगा, नॉन सिटीजन को नहीं मिलेगा। और मूल कर्तव्य जो हमारा 11 मूल कर्तव्य हैं वो नागरिकों के लिए हैं, वो बस हमारे नागरिक ही फॉलो कर सकते हैं, हम विदेशियों को नहीं कह सकते कि इसको फॉलो करो आप। तो अब हम देख लेते हैं जो 5 से 11 तक आर्टिकल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो 5 से 10 तक आर्टिकल है ये बात करती है कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन तक का ही बात करता है। और 11 जो आर्टिकल है वो सीधे पार्लियामेंट को शक्ति देता है कि इसके बाद आप जानो आपको क्या करना है। तो उसके बाद पूरे पार्लियामेंट के हाथ में है कि वो नागरिकता से संबंधित जो भी चाहे कर सकती है। जो हमारे संविधान बनाने वाले थे वो 26 जनवरी 1950 तक का ही बना के गए हैं और 5, 6, 7, 8, 9, 10 आर्टिकल वो वहीं तक लिख के गए। 11 में पूरा शक्ति पार्लियामेंट को दे दिया गया है कि ताकि आपको जो मन में आए करें, जो उचित समझ में आए देश के लिए उसको किया जाए। तो अब हम आर्टिकल 5 को देख लेते हैं। यहाँ पे आर्टिकल जो 5 है तो इसमें मूल निवासी हैं और 3 शर्त पूरा करे वो मूल निवासी है, मतलब भारत के नागरिक, उसका जन्म भारत में हुआ हो, मतलब कि उसका जन्म पहले से ही भारत में हुआ हो, वही मूल निवासी होगा। या मतलब इसमें या है आप समझ लीजिए, और नहीं है या है, मतलब तीनों में से कोई भी हो। माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तो या तो ये हो, या फिर 26 जनवरी 1950 के पूर्व 5 वर्ष तक यहाँ पे रह चुका हो। तो जब 26 जनवरी 1950 हुआ यानी 1945 से वो रह रहा हो 26 जनवरी 1945 से, तो वो भारत का नागरिक हुआ। तो इसमें 3 कंडीशन है। बिकम ऑटोमेटिकली सिटीजन ऑफ इंडिया, वो ऑटोमेटिकली सिटीजन हो जाएगा इस आधार पे अगर तीनों में से ये कोई भी एक कंडीशन फिल करता है। तो मतलब उसका जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या 26 जनवरी 1950 के पूर्व से मतलब 5 साल से वो भारत में रह रहा हो, तो वो ऑटोमेटिकली भारत का सिटीजन मतलब बन जाएगा। अब देखते हैं हम आर्टिकल 6 को। तो आर्टिकल 6 में इसमें कट ऑफ डेट है जो याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से कुछ लोग मतलब जब बंटवारा हो गया यहाँ से, तो पाकिस्तान से जो कुछ लोग आए उनके लिए ये आर्टिकल है। ये जो आर्टिकल ये सब लिखा गया उस टाइम राइट हो ही रहे थे, दंगा फसाद हो रहे थे और हमारा संविधान बन भी रहा था। तो उसी समय देख देख के आर्टिकल भी लिखा गया जिस अनुसार दंगे हो रहे थे, लोग आ रहे थे जा रहे थे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो काफी कंफ्यूजन हो रहा था। तो ये सब आर्टिकल लिख के उसी टाइम क्लियरिफिकेशन किया गया ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो आर्टिकल 6 में कट ऑफ डेट एक बनाया गया 19 जुलाई 1948 का। अब इसके पहले जो यहाँ पे आए वो ऑटोमेटिकली सिटीजन बन जाएंगे, और जो इस डेट के बाद आए मतलब कुछ लोग वहां पे चले गए थे, मतलब कि जो वहां पे थे इसके पहले आए वो तो बन चुके थे, और जो इसके बाद आना चाहे मतलब भारत में, तो उनके लिए था कि हम तो आने देंगे लेकिन उनको 6 महीना पहले रहना होगा, फिर आवेदन वो कर सकते हैं और उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो इसमें 2 प्रोविजन था। जो 19 जुलाई 1948 के पहले आए वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा उनको नागरिकता, और जो 19 जुलाई 1948 के बाद है उनको 6 महीना रह के आवेदन करना होगा, फिर उनको नागरिकता मिलेगी। अब हम आते हैं आर्टिकल 7 पे। अब इसमें भी एक डेट है, ये याद रखना जरूरी है। इसमें है 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान गए वह नागरिक नहीं है। इसमें ये बताया गया, मतलब जब हमारा देश डिवाइड हो गया और वो पाकिस्तान फिर चले गए तो उनको अब नागरिकता की क्या जरूरत हमारी देश की, जब वो वहां पे चले गए। लेकिन अब वो तो ये सोच के नहीं गए थे कि पाकिस्तान इस्लामिक देश होगा, वहाँ पे ये राइट नहीं होगे, भारत जैसा संविधान नहीं होगा, सेकुलर नहीं होगा, इतने सारे अधिकार नहीं मिलेंगे। तो फिर वो वहाँ पे गए तो उनको पछतावा हुआ, फिर वो चाहे कि हम भारत में ही क्यों ना रहे, उनके लिए आर्टिकल 7 जोड़ा गया, क्योंकि हम किसी को रोक नहीं रहे थे, जो जहाँ चाहे वहाँ पे रह सकता था। तो फिर बनना चाहते हैं तो पंजीकरण प्रमाण पत्र 6 माह तक रहना होगा, तो 6 महीने रह के उन्हें पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा, उसके बाद वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि जो आर्टिकल 6 है उसके जो सेकंड कैटेगरी है उसके जैसा यहाँ पे प्रोविजन है। तो अब हम आगे देख लेते हैं आर्टिकल 8 को। तो आर्टिकल है वे जिनके पूर्वज 26 जनवरी 1950 के पहले तो नागरिक थे, फिर वो कहीं और जाके नागरिकता ले ली, उनके लड़के या फिर लड़कियों के लिए ये आर्टिकल दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि वो पहले तो भारतीय नागरिक थे, लेकिन मान लीजिए भारत से कहीं बाहर चले गए काम वाम करने के लिए, अब देश आजाद हुआ तो इतना कंडीशन हो गया, लेकिन अब उनका बच्चा जो है वो नागरिक बनना चाहता है, उसके लिए है 26 जनवरी 1950 के बाद का। तो इसमें यही है कि उनको जाके जो भी देश में रह रहे हैं उनको उस देश में जो हमारी एम्बेसी होती है उसमें जाके अप्लीकेशन देना होगा, तो उनको नागरिकता मिल जाएगी।
तो आर्टिकल 9 हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब 9 है, हम दोहरी नागरिकता नहीं रखते हैं। तो अगर आप किसी देश की नागरिकता लिए हुए हैं और भारत की भी नागरिकता लिए हुए हैं तो आपकी एक नागरिकता चली जाएगी यहाँ की। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे स्टेट का भी लोग नागरिक होता है और देश का भी होता है, लेकिन हम सिंगल सिटीजनशिप का ही कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं ताकि लोग को देश के प्रति प्रेम हो, अपने स्टेट के प्रति नहीं। हम एक हैं, हम मतलब भारतीय हैं, ऐसा लोगों को फील हो, इसलिए हम दोहरी नागरिकता फॉलो नहीं करते हैं। अब हम आर्टिकल 10 देख लेते हैं इसमें। तो इसमें दिया है कोई एक बार नागरिक तो हमेशा के लिए नागरिक है, उसको बार बार रिन्यूअल नहीं करना होगा। जैसे कि आप ड्राइवरी लाइसेंस जो होती है उसको 50 साल पे रिन्यूअल कराना होता है, जैसे कुछ दिन पे रिन्यूअल कराना होता है, तो इसमें ये जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार नागरिक बन गए तो आप हमेशा के लिए भारत के नागरिक। और आर्टिकल 11 देखते हैं हम। नागरिकता से संबंधित जो अन्य काम है वो संसद करेगी। यही मैंने पहले भी बताया था कि जो इसके बाद का है 26 जनवरी 1950 के बाद का जो भी काम है वो संसद पे छोड़ दिया गया है, जैसा आपको सही लगे वैसा करें। फिर संसद ने कानून बनाया नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अब यही जो संशोधन होते जाएगा उसको हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। इसको जो बिल को बार बार हम संशोधन करेंगे उसको एक्ट हम बोलते हैं। तो हमने 57 में, 60 में, 85 में, 86 में, 92, 2003 में, 5 में, 15 में और 19 में इसमें एक्ट अमेंडमेंट किया है। उसी को हम बार बार देखते हैं, जो विवाद चलते रहता है तो उसी को हम जानेंगे। और इसमें हम कुछ ये भी देखेंगे कि किस तरह से, कितने प्रकार से भारत की नागरिकता पाई जा सकती है और कैसे कैसे भारत की नागरिकता लूज हो सकती है, ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो हमने इतने चीजों को यहाँ पे बात कर लिया। नागरिकता के बारे में देख लिया कि विदेशी नागरिक और हमारे नागरिक हो सकते हैं, और नागरिकता का महत्व देख लिया। और आर्टिकल 5 देख लिया जिसमें हम 3 तरह से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जिनका जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, 26 जनवरी 1950 के पूर्व से 5 वर्ष पूर्व से रह रहे हो यहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन सकते हैं। और आर्टिकल 6 हमने देखा जिसमें कट ऑफ डेट था 19 जुलाई 1948, जिसमें पहला था कि उससे पहले आए हो तो ऑटोमेटिकली आप नागरिक बन जाएंगे, उसके बाद आए हैं तो आपको 6 महीना रह के आवेदन पत्र देना होगा और आप नागरिक बन जाएंगे। और 7वें में था कि कट ऑफ डेट था 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए और फिर आए यहाँ पे, तो आपको 6 महीना रह के एप्लीकेशन देना होगा। और ये बिल्कुल आर्टिकल 6 के दूसरे कैटेगरी जैसा था। और आर्टिकल 8 में है 26 जनवरी 1950 के पहले जो भारत के नागरिक थे फिर कहीं और चले गए और उनके बच्चे अगर नागरिक बनना चाहते हैं तो वो एम्बेसी में जाके नागरिकता एप्लीकेशन दे सकते हैं। और 9 हम देख लिए कि दोहरी नागरिकता हम नहीं फॉलो करते। और 10 में हमने देख लिया कोई एक बार नागरिक बन गया तो उसको बार बार रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं है। और 11 अब हम देखेंगे कि संसद को पावर है और उसने नागरिकता अधिनियम पास किया। तो अब हम आगे देख लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 से प्राप्त की 5 शर्तें हैं इसमें। तो नागरिकता जो अधिनियम गवर्नमेंट ने मतलब पार्लियामेंट ने बनाया तो उसमें 5 तरह से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहले जो हो गया सो हो गया, मतलब नागरिकता के बारे में बताया गया था, सॉल्यूशन हुआ था जो कि देश का बंटवारा हुआ था तो वो सॉल्यूशन करना था, वो हो गया। लेकिन 1955 के बाद किस तरह से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं इसमें ये दिया गया है, मतलब इस एक्ट में कैसे कैसे संशोधन होके इसमें सब बताया गया है। तो पहला है जन्म से, मतलब बाई बर्थ, वंशानुगत बाई डिसेंट, पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन, प्राकृतिक से, नेचुरलाइजेशन, और कोई टेरिटरी अगर हम ले लेते हैं मतलब समाविष्ट करते हैं अपने देश में तो उससे, मतलब 5 तरह से यहाँ पे नागरिकता ली जा सकती है या फिर बन सकते हैं हम। तो अब हम पहला देख लेते हैं कि जन्म से, जैसे बाई बर्थ, मतलब भारत के मिट्टी में अगर आपका जन्म हुआ हो तो अब भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं इसमें इस बारे में दिया गया है। अगर तुम हिंदुस्तान के मिट्टी में पैदा हुए हो तो इसमें 2 कट ऑफ डेट है और एक बाद में अमेंडमेंट, मतलब ये सब ऐसे है कि अमेंडमेंट होते गया उस अनुसार हम देख रहे हैं। 1955 का अधिनियम पारित किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम। अब उसमें जैसे जैसे अमेंडमेंट होते गया वैसे हम देख रहे हैं उसको सिंप्लीफाइज कर रहे हैं। मतलब जैसे भारत से कोई बाहर पैदा हुआ है तो उसको कैसे नागरिकता दी गई, भारत के अंदर मतलब जमीन पे पैदा हुआ है तो उसको कैसे दी गई, अगर कोई इन दोनों को फील नहीं कर रहा है तो वो कैसे नागरिक बन सकता है, अगर भारत किसी क्षेत्र को जीत लेता है वो कैसे नागरिक बन सकता है, तो वो हम देख रहे हैं। तो अब जन्म से मैं बात कर रहा था तो वो बता दूं, इसमें डेट मतलब एक जो तारीख है इसमें 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के पहले, मतलब इसके पहले जो भारत के मिट्टी में जन्म लिया है मतलब भारत के भूमि में उसके लिए है। तो इसमें है कि माता
पिता से कोई मतलब नहीं है इसमें, बस आप भारत के धरती पे जन्म लिए हैं तो भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो आपके माता पिता भारत के हो या ना हो, बस आपको भारत के धरती पे जन्म लेना है 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक। तो ये देख रहे हैं कि आप, ये बिल्कुल सिंपल है, काफी मतलब टफ नहीं है। क्योंकि अब ये थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं क्यों ऐसे क्यों रखा गया और इसको बार बार संशोधन करने की क्यों जरूरत पड़ी। क्योंकि उस टाइम हमारा देश आजाद हुआ था तो जनसंख्या उतनी नहीं थी हमारी 1950 में, और जनसंख्या इसी बीच में आप देखेंगे तो इंक्रीज होने लगी बहुत ज्यादा। तो ये जो सिंपल था प्रोविजन, इसी को हमारे जनसंख्या बढ़ने की वजह से इसको टफ किया गया। तो ये रीजन था, ये रीजन आपको कोई नहीं बताएगा, ये मुझे पूरी तरह से पता है। आप कहीं भी किसी भी क्लास में देख लीजिएगा ढूंढ के, ये रीजन आपको नहीं पता चलेगा कि आखिर में क्यों इसको संशोधन किया गया। तो हमारी जनसंख्या बढ़ने लगी, इस वजह से हम संशोधन करके इसको टफ किए थोड़ा सा। और 3 दिसंबर 2004 तक ये संशोधन चला था हमारा, उसके बाद फिर से संशोधन हुआ था, वो जानने की जरूरत नहीं है हमें। तो एक भारतीय होना चाहिए, दूसरा प्रवासी ना होना चाहिए। जैसे अगर पिता कोई है तो वो भारतीय नागरिक हो, और एक जो उसकी माता है वो इमिग्रेट ना हो, मतलब कहीं से बिना वीजा पासपोर्ट के यहाँ पे ना आके रह रही। तो इसमें ये बनाया गया, तो थोड़ा सा टफ किया गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे, पहले माता पिता में से कोई से मतलब नहीं था, बस उस बच्चे का जन्म भारत में होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जब संशोधन हुआ तो इसको टफ करके एक तो होना ही चाहिए और दूसरा माइग्रेट ना हो। अब फिर हम देख लेते हैं दूसरा। तो हम भारत की मिट्टी पे जन्म से पा सकते हैं, मतलब भारत की जमीन भूमि में अगर हमारा जन्म हुआ तो अब हम दूसरा पा सकते हैं बाय डिसेंट, मतलब ब्लड से, भारत के खून, मतलब भारतीय लोगों का बच्चा कहीं और पैदा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि कोई भारतीय है वो बाहर रह रहा है तो उसका बच्चा पैदा हुआ, तो वो कैसे नागरिक बन सकता है भारत का, इसके बारे में इसमें प्रोविजन है वंश के द्वारा। तो यहाँ पे लिखा भी है उसके लिए जो इंडिया से बाहर पैदा हुआ। तो इसमें अब डेट है जो वो देख लेते हैं हम। अगर 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 के पहले, तो इसके बारे में बात किया गया है कि वो कैसे नागरिक बन सकता है। तो इसमें है कि पिता अवश्य भारतीय नागरिक हो तभी उसको नागरिकता मिलेगी, अगर वो आउटसाइड इंडिया पैदा हुआ है। तो जैसा मैंने ऊपर बताया कि जनसंख्या हमारी बढ़ने लगी तो इसको थोड़ा अब टॉप किया जाएगा। तो ऊपर जैसा कि हमने बात किया कि हमारी जनसंख्या बढ़ने लगी तो हमने संशोधन किया, और अब हम यहाँ पे क्यों संशोधन किए इसको, कि जो आउटसाइड इंडिया पैदा हुआ हो। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे कि आपने सुना होगा कि 1991 में हमारी बीओपी क्राइसिस हुई थी, मतलब हमारा डॉलर खत्म हो गया था बिल्कुल, और हमें आईएमएफ के पास उधार लेने के लिए जाना पड़ा था। हमने इस वजह से भी संशोधन किया था ताकि हमारे देश में इन्वेस्ट आ सके। मतलब जैसे कि आप समझ लीजिए कि अब जो हमारे आउटसाइड इंडिया में कोई पैदा हुआ तो अगर हम उसे भारतीय नागरिकता दे देंगे तो उन्हें भारत से कुछ लगाव होगा और वो भारत में इन्वेस्ट करने आएंगे। तो इस वजह से हमने यहाँ पे रिलीफ दिया नागरिकता बनने के लिए भारत का, कि कैसे कोई आसानी से नागरिक बन जाए और यहाँ पे भारत में इन्वेस्ट करे, या फिर जो विदेशी अमीर है वो आके यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करे। क्योंकि हमें पैसों की बहुत जरूरत थी, हमने आईएमएफ से बहुत सारे शर्तों पे पैसा लिया था उस टाइम, इसीलिए हमने रिलीफ दिया यहाँ पे। और यहाँ पे कर दिया प्रोविजन की ये आउटसाइड इंडिया के लिए किया गया, जो यहाँ पे पैदा लिया है उसके लिए नहीं किया गया। तो 3 दिसंबर 2004 तक का इसमें बात किया गया है। और माता या पिता में से कोई भी एक नागरिक हो, इसमें ऊपर था कि पिता अवश्य नागरिक होना चाहिए, अब यहाँ पे माता भी कर दिया गया ताकि इजी वे में भारतीय नागरिकता दी जा सके। और हमारे यहाँ जब उसको भारत से लगाव हो तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके, और हमारे यहाँ इन्वेस्ट आएगा तो पैसा बढ़ेगा यहाँ। तो जन्म के 1 साल के बीच दूतावास में, एम्बेसी में जाके उसे पंजीकृत कराना होगा और भारतीय नागरिकता मिल जाएगी उसे। तो अब हम तीसरा देखते हैं इसमें, पंजीकरण द्वारा बाई रजिस्ट्रेशन। और इसमें ये भी प्रोविजन है मे गिव और नॉट, ये पूरा सरकार के ऊपर है, आपको दे या ना दे नागरिकता, ये पार्लियामेंट की मंजूरी है, मतलब लॉ की मंजूरी है, और जो भी वहाँ पे चेक करने वाला है उसकी मंजूरी है कि वो देगा कि नहीं। तो इसमें कुछ कंडीशन है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वो अवैध प्रवासी ना हो, इमिग्रेट लेबर, मतलब जो भी इमिग्रेट जो इनलीगल तरह से आते हैं उन्हें बोला जाता है, तो वो ना हो, ये कंडीशन है इसमें। तो अब इसमें जो कंडीशन है ये हम देख लेते हैं। भारत का मूल व्यक्ति हो, पीआईओ हो, प्लस आवेदन से पहले 7 वर्ष भारत में रह चुका हो, तभी वो हो सकता है। मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो यहाँ का, मतलब 7 साल से अगर यहाँ पे रह रहा हो तो आवेदन कर सकता है। पीआईओ और ओसीआई ये सब बारे में हम थोड़ी देर में आगे बात करते हैं। और भारत मूल का वह व्यक्ति अविभाजित भारत, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया के पहले यहाँ पे रह रहा हो, उसे ही मिलेगा ये रजिस्ट्रेशन के द्वारा। और जो भारत के नागरिक से शादी करता है उसे भी दिया जाएगा। तो ये 3 कंडीशन है जिसके द्वारा उसे नागरिकता मिल सकती है रजिस्ट्रेशन के
द्वारा। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे क्षेत्र समाविष्ट इनकॉर्पोरेट ऑफ टेरिटरी, मतलब अगर भारत किसी, अब मान लीजिए कि भारत कल तिब्बत या बीजिंग को जीत लिया तो समझिए वहाँ के नागरिक कैसे भारतीय नागरिक बनेंगे, इसके बारे में ये दिया गया है। अगर भारत कोई क्षेत्र मतलब जीतता है, जैसे सिक्किम गोवा को भारत ने जीता, तो वहाँ के नागरिक खुद ब खुद भारत के नागरिक बन जाएंगे। जब कोई टेरिटरी भारत में शामिल होगी तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहाँ के नागरिक ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक ही कहलाएंगे और बन जाएंगे। अब हम देखते हैं पांचवा जो है प्राकृतिक रूप से, तो इसी के बारे में काफी सारी डिस्कशन होते रहती है, जो कि अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2019 में, वो भी इसी में हुआ था, नेचुरलाइजेशन के बारे में। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे में गिव और नॉट, ये पूरा सरकार और पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है, वो दे या ना दे उसकी मर्जी। नेचुरलाइजेशन मतलब समझ लीजिए कि अब इतने तरीकों से हम बात कर लिए, अब इन सब तरीकों से अगर किसी को नहीं मिलता है और भारत देश उसको पसंद हो, वो भारत का जमीन पे भी पैदा ना हुआ हो, भारत के आउटसाइड भी पैदा ना हुआ हो, और मान लीजिए कि उसके माता पिता में से भी कोई भारतीय नागरिक नहीं रह चुके हो, और भारतीय कोई टेरिटरी भी नहीं जीता हो और मतलब उस क्षेत्र का, तो वो कैसे नागरिक बनेगा, ये प्रोविजन है नेचुरलाइजेशन में। मतलब किसी को भारत देश पसंद आया, वो कैसे बने यहाँ का नागरिक। जैसे कि अब जो छोटे छोटे देश हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो इन लोगों के लिए भारत अच्छा देश है, तो ये कैसे यहाँ के नागरिक बने, उनके लिए प्रोविजन दिया गया। तो इसमें भी कंडीशन है, उन्हें नहीं दिया जाएगा, जो हमारे नागरिक हैं उनको नागरिकता ना देते हो अपने देश में, उनको हम नहीं देंगे, क्योंकि तुम हमारे नागरिक को नागरिकता नहीं दे रहे और खुद आके मतलब उस देश के लोग यहाँ पे नागरिकता नहीं ले सकते हैं। और अगर वो कहीं और का नागरिक हो तो पहले उस देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, तभी उसे नागरिकता यहाँ की मिल सकती है, क्योंकि हम डुअल सिटीजनशिप फॉलो नहीं करते हैं। और तीसरी बात है, इसमें 14 साल यहाँ रहना होगा और 11 साल आवेदन के पहले यहाँ पे रहना होगा आपको, पूरे 14 साल रहने हैं, और 1 ईयर लगातार रहना होगा जब आप नागरिकता प्राप्त करेंगे, मतलब लगातार आपको 1 साल नागरिकता लेने के पहले रहना होगा। तो इतने तरीकों से तो हम नागरिकता ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि नागरिकता जाएगी कैसे यहाँ। अब नागरिकता 3 तरह से जाएगी, आप खुद से त्याग दें, आपको जैसे लग रहा है कि अब भारत मुझे पसंद नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, तो आप खुद से दे के जा सकते हैं, रिन्यूएशन ऑफ सिटीजन इसको बोलते हैं। और अब एक तो आप जा सकते हैं, आपका मन है तो आप जाइए, ठीक है, लेकिन उसमें भी कोई कंडीशन है, अगर कुछ आप पे केस वेस फाइल हुआ हो तो आप, वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि आपको जाने दिया जाएगा कि नहीं, नागरिकता छोड़ने दिया जाएगा कि नहीं, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। और दूसरा है बर्खास्त, मतलब टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। अब एक तो आपको जाने का मन है, दूसरा गवर्नमेंट ही आपको बर्खास्त कर दे, गवर्नमेंट को लगे कि आप कहीं और का सिटीजनशिप ले चुके हैं, या फिर कुछ भी ऐसा लगे तो गवर्नमेंट ही हटा दे, आपको सिटीजनशिप ले ले। और तीसरा है बर्खास्त द्वारा, वही डेप्रिवेशन, मतलब कि गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लग रहा है तो आपका नागरिकता ले सकती है, और चाहे कहीं और का आप नागरिकता ले लिए हो, कहीं लीगल काम कर रहे हो, बहुत भारी टेररिस्ट हो, तो इन सब के तरह से आपकी नागरिकता छीनी जा सकती। अब हम आते हैं अपने अगले पार्ट पे, जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट हुआ था, इसके बारे में हम देखते हैं। और यहीं पे हम कुछ पॉइंट देखेंगे कि जो NRI, OCI, PIO ये सब होता है, तो इन सब में लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है, तो ये भी मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो अब हम देखते हैं जो हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1919 का, ये जानना जरूरी है क्योंकि काफी सारी चीजें इसमें है, और काफी सारा न्यूज में भी, मतलब बहुत न्यूज में भी था यह, और हर एक जगह आप देख ही रहे थे, आंदोलन हो ही रहा था, तो इसको जान लेना काफी जरूरी है। और अब आप इतना पार्ट जान चुके हैं नागरिकता के बारे में, तो ये जानना आपके लिए आसान होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ये बता देना चाहता हूँ। तो पहला बात हम इसमें कर लेते हैं, ये जो नेचुरलाइजेशन मैंने बताया था 5 तरह में, उससे रिलेटेड है कि जैसे किसी नागरिक को, मतलब 4 तरह से नागरिकता नहीं मिल सकती है और उसको भारत देश पसंद भी है, तो वो कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो इसमें संशोधन हुआ, तो इसमें बोला गया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई धर्म से संबंधित है, ये मतलब इन 6 धर्मों से संबंधित है। तो इसमें गवर्नमेंट का तर्क था कि ये जो 3 कंट्री हैं तो ये इस्लामिक कंट्री है, और हिंदू वहाँ पे माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी मतलब उनका संख्या कम है वहाँ पे, तो उनको काफी सारी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। इस वजह से गवर्नमेंट ये एक्ट लाई ताकि उनको भारत की नागरिकता दी जाए और उनकी प्रताड़ना को कम किया जाए। तो इसमें 6 धर्म की बात की गई और इसमें मुस्लिम धर्म की बात नहीं की गई, इसी वजह से इस एक्ट की काफी सारी आलोचना, मतलब क्रिटिसिज्म हुआ। तो गवर्नमेंट का ये भी तर्क था कि अब यहाँ पे स्टेट का ही धर्म इस्लाम है, तो इस्लाम को क्यों बुलाया जाए, वहाँ पे तो माइनॉरिटी है। तो यहाँ के मुस्लिम भाई लोग मतलब विरोध कर रहे थे, जो भी वो बोल रहे थे कि हमारी नागरिकता ली जाएगी।
और ये सब भी भ्रम फैलाया जा रहा था कि जो कि बिल्कुल नहीं था। ये आप अच्छे से समझेंगे तो आप अच्छे से एनालिसिस भी कर पाएंगे इस टॉपिक के बारे में, इसीलिए आपको जानना ये जरूरी है। तो 6 धर्मों 31 दिसंबर 2014 से जो प्रवासी प्रवेश कर चुके हैं, मतलब जो इनलीगल आ चुके हैं भारत में, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई धर्म, ये लोग इन लोगों से रिलेटेड है, उनको भी नागरिकता दी जाएगी। और इनलीगल जो है इनका सारा केस समाप्त कर दिया जाएगा, इनलीगल का जो भी केस चलता है वो भी हटा दिया जाएगा। तो ये केस बैक डेट से अप्लाई होगा, जिसे हम रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बोला जाता है। वो सिविल कोर्ट में ही अप्लाई होता है, क्रिमिनल कोर्ट में नहीं होता है। मतलब बैक डेट में ही लॉ को अप्लाई कर दिया जाता है। तो लाइक मान लीजिए कि अब जैसे ये 2014 में आए और 5 वर्ष रहे तो 2019 हो गया, और एक्ट 2019 में ही आया। 14 में ये हुआ और 5 वर्ष, तो हम यहाँ पे जोड़ दिए 14 में 5 तो 19 हो गया, और 19 में ये एक्ट आया तो वे 2019 में ही नागरिक बन जाएंगे। तो इसमें ये डेट रखा गया था। जो 11 वर्ष मैंने बताया था वो नेचुरलाइजेशन में जो आप देखे थे कि 11 वर्ष नेचुरलाइजेशन में था, उसी को घटा के इन 6 धर्मों के लिए 5 वर्ष कर दिया गया है। और 5 वर्ष वो भी लागू कर दिया गया है 2014 से, वो जोड़ा जाएगा 2014 से ही। अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं तो वो आपका 2019 तक 5 साल मान लिया जाएगा और आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो वही जो 11 साल का डेट पीरियड था उसी को हम घटा के 5 साल कर दिए हैं और 2014 से ही उसको गिनेंगे। अगर 2014 से आप रह रहे हैं, 2019 हो गया है और एक्ट अभी लागू हुआ है, तो आपको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। अब इसमें हम ये भी बात कर लेते हैं कि मुस्लिम भी ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वहाँ के नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो पहले प्रोसेस थी उनके थ्रू उनको लेना पड़ेगा। ये 5 साल का प्रोसेस वो मुस्लिम के लिए अप्लाई नहीं है, उनके लिए अप्लाई है 11 साल वाला, और ये 5 साल वाला सिर्फ 6 धर्मों के लिए अप्लाई किया गया है। तो यही संशोधन है इसमें, आप ये समझ लीजिए यहाँ पे। और इनके लिए पहले से अवैध निवासी को लेकर कोई कानून नहीं लागू होगा। जैसे कि मान लीजिए 2014 से वो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं तो उनपे कोई भी अवैध निवासी का कानून नहीं लगेगा। और 5 साल जब हो जाएगा, मतलब 2019 में तो हो ही गया, 2014 से रह रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कोई 2016 में आया है तो 2016 से उसका 5 साल जोड़ा जाएगा, तो 2021 में वो नागरिकता ले सकता है। नागरिकता अधिनियम लागू हुआ 2019 में, तो 2 साल बाद वो नागरिकता ले सकता है, ऐसा प्रोविजन है। और इस संशोधन में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा क्षेत्र बाहर है। तो ये 4 स्टेट को इस संशोधन से बाहर रखा गया है। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं ये चारों, वो वहाँ के निवासी माइनॉरिटी हो जाते, इस वजह से वहाँ पे लागू नहीं किया जा रहा है इस एक्ट को। और काफी वहाँ पे विरोध प्रदर्शन होता है और कल्चरली उन्हें बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, इसलिए उन 4 स्टेट पे ये लागू नहीं किया जा रहा है। तो ये था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो इस बारे में मैंने बता दिया और आपको काफी सारी क्लियरिफिकेशन मैंने देने की कोशिश की है। तो ये हुआ भी होगा मेरे ख्याल से। तो अब हम देख लेते हैं आगे, कुछ टर्म जान लेते हैं। जो OCI, PIO ये सब होता है, ये भी लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। तो मैं चाहता हूं कि इस क्लास में सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है उसको कवर करूं और आपको कोई दिक्कत का सामना आगे ना करना पड़े। तो इसमें हम देख लेते हैं पहले PI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये उन लोगों से रिलेटेड है जो भारत के थे, मतलब जो पूर्वज थे 1950 के पहले भारतीय नागरिक थे, फिर वो विदेश चले गए। उनके बच्चों को हम कहते हैं PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब इंडियन का ही वो खून है या फिर नागरिक था पहले। तो उनके बच्चे, तो ये हम सुनते होंगे उपराष्ट्रपति जो अभी कमला हैरानी है, तो ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उनके पूर्वज इंडियन थे। अब वो जाके वहां बस गए तो उनकी जो भी बेटी है और बेटे मतलब बच्चे हुए, उनको माना जाता है। और एक होता है OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक या योग्यता रखता था, उन्हें OCI कार्ड जारी किया जाता है। मतलब जो 26 जनवरी 1950 तक योग्यता रखता था भारतीय नागरिक होने को, लेकिन वो भारतीय नागरिक बना नहीं, तो उसके लिए OCI, अब ये दोनों कार्ड है, PIO कार्ड और OCI कार्ड है ये, तो उनको जारी किया जाता है। तो OCI को ज्यादा बहुत मतलब अधिकार होता है। तो पहले काफी लड़ाई चलता था PIO OCI में, किसको PIO मिले किसको OCI मिले। तो इसमें था कि ज्यादा लाभ था इन्हें, वोट प्लस चुनाव का अधिकार नहीं था, ये कितना दिन भी यहाँ पे रह सकते थे। तो समझिए कि लाइक ये डुअल सिटीजनशिप ही था। जो बीजेपी गवर्नमेंट आई तो इसे 2015 में दोनों को मिला के OCI और PIO को OCI ही कर, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा था और कोई बोल रहा था हम OCI में आ रहे हैं, कोई PIO में, और काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो दोनों को एक ही कर दिया गया। और यहीं पे हम जान लेते हैं कि NRI क्या होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो आप ये समझ लीजिए जो 6 महीने से भारत में नहीं रह रहा हो उसे हम मानते हैं। जैसे कि कोई विदेश में कमाने गया है उसे हम नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन मानते हैं।
क्योंकि वो 6 महीने से यहाँ पे नहीं रह रहा हो तो उसे माना जाता है। तो इन्हें ये वोट कर सकते हैं, टैक्स नहीं भर सकते, ये जमीन नहीं और कृषि मतलब कृषि जमीन नहीं खरीद सकते ये। तो ये होता है, ये टर्म हमने कुछ जान लिया। तो इस टॉपिक में सिटीजनशिप के बारे में मैंने सभी चीजों को कवर करने की कोशिश की है और मैंने किया भी है लगभग, इसमें कोई चीज मैं छोड़ नहीं रहा। तो सारे आर्टिकल को भी देख लिए, कैसे हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया, 5 तरह से प्राप्त कर सकते हैं वो भी देख लिया, और कैसे जा सकती है हमारी सिटीजनशिप। और हमने आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये भी देख लिया, नागरिकता, विदेशी नागरिक और हमारे नागरिक और नागरिकों के क्या क्या अधिकार है। तो मैंने कॉन्सेप्ट से लेके फैक्ट और जो एक्ट अमेंडमेंट हुआ वो भी देख लिया, और OCI, PIOs, NRI इसको भी देख लिया। तो मेरे ख्याल से ये काफी है इस टॉपिक पे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।